हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के सिलेबस पे चर्चा करी। आज प्रथम अध्याय हाइड्रोलिक्स का परिचय स्टार्ट करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे एवं अपनी नोट्स में जितनी भी चीज़ें आपकी बताई जाएं उनको आप कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, परिचय में बढ़ेंगे, देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती है और हाइड्रोलिक्स में किन किन चीज़ों को देखा जाता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला टर्म आता है आपका फ्लूइड्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्लूइड्स जिसे हम तरल कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या है? तरल वे पदार्थ हैं जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार स्वयं निश्चित नहीं रख पाते, वरन जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा इसकी फ्लूइड की, अर्थात तरल वे पदार्थ हैं, जैसा कि आपकी डेफिनेशन से भी आपको कंफर्म हो रहा है और आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये किसी इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं है, अर्थात इसको जिस बर्तन में आप रखते हैं वो उसका आकार ले लेगा, उस आकार में बैठ जाएगा। दूसरी परिभाषा इसकी है तरल वह पदार्थ जो सामान्य तापमान पर जिस बर्तन में भी डाला जाए उसी का आकार धारण करने का पर्याप्त क्षमता रखता है। थोड़े से ही कर्तन बल से तरल का तब तक लगातार विरूपण होता है जब तक कि यह बल हटा ना लिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से ही कर्तन बल, अर्थात जब किसी तरल पे अगर हम बहुत कम मात्रा का, बहुत कम मैग्नीट्यूड का भी कर्तन बल लगाते हैं तो उसमें विरूपण आपको दिखाई देगा। यही अगर आपका सॉलिड होता तब सॉलिड होने के कारण उनमें आप विरूपण बहुत कम देख पाते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम दिखाते हैं, बिकॉज ये आपका एक लिक्विड है, आपका एक कह सकते हैं ज़्यादा सॉलिड है नहीं, जिसकी वजह से इसमें आपको डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप जैसा नीचे देख रहे हैं इस वीडियो में, लास्ट लाइन क्या कह रही है कि सभी द्रव, गैस तथा वाष्प तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो परिभाषा देखी कि तरल क्या है, तरल आपकी वे पदार्थ है जो किसी भी आकार के बर्तन को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, जिसमें भी उसको पोर किया जाएगा, जिसमें भी उसको डाला जाएगा। जैसे आपका पानी है, आप पानी किसी गिलास में डालते हैं या किसी आप कंटेनर में डालते हैं, वो जिस भी शेप का होगा उस शेप को वो वाटर आकार उसको ले लेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपका तरल जो है आप देख रहे हैं इसके दो भागों में बढ़ेगा, एक लिक्विड और गैसेस। लिक्विड क्या है? द्रव, जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी। इन्हें वैज्ञानिक जिसे असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। ये वे तरल हैं जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता तथा इन पर तापमान परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा वह दाब लगाने पर द्रवों के आकार में मामूली परिवर्तन हो जाता है, परंतु आयतन निश्चित ही रहता है। दाब के कारण द्रवों के घनत्व में नगण्य परिवर्तन होता है, जबकि गैसों तथा वाष्प में यह परिवर्तन पर्याप्त मात्रा में होता है। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टर्म दिया है, दिस टर्म this one, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल अर्थात संपीड्य, यानी कि आप जब दाब लगाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉइड स्पेस होता है वो स्पेस धीरे धीरे कम हो जाता है। बट द्रव में हम देखते हैं वैसे ये होता नहीं है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा प्रैक्टिकल लाइफ में।
थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि क्योंकि वो कंप्रेसिबिलिटी इतनी नहीं होती है तो हम उसको बहुत मान्यूट्स होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको असंपीड्य मान लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो संपीड्य है, आपके जो द्रव है संपीड्य होते हैं। जैसे अभी आपका जो वाटर है उसका जो घनत्व है, अगर उसके डेंसिटी की बात करें तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। यानी कि आप अगर 1 मीटर क्यूब का एक बक्सा या एक बॉक्स लेते हैं तो उसमें आप 1000 kg का वाटर कंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे, आप उस पर दाब लगाएंगे तो वो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो संपीड्य है, लेकिन हम वो संपीड्यता उतनी नहीं दिखती जितना हम मानते हैं, तो उसको हम असंपीड्य की तरह व्यवहार में लाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको आप अपनी कॉपी पे, अपने नोट्स पे जरूर लिखिएगा। दूसरी बात आती है गैसें। गैसों में क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई उनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन आता है तो इनमें काफ़ी प्रभाव पड़ने को देखा ना कि भाई आपने किसी चीज़ को हीट किया, किसी गैस को, तो वो तुरंत एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, द्रव और गैसें। इसका द्वितीय वर्गीकरण देखते हैं अगर हम फ्लूइड का, तो एक आता है आपका आइडियल फ्लूइड और एक आपका आता है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। आइडियल फ्लूइड में क्या बातें आ रही हैं? आइडियल फ्लूइड में जो बातें आ रही हैं वो हैं आपका, इसकी परिभाषा देखेंगे, परफेक्ट फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो आदर्श तरल वे हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंब रूप ही दाब बल लगाते हैं। दूसरी परिभाषा में अगर हम बात करें कि आदर्श तल वे तल हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। मित्रों, जैसा कि लास्ट टाइम हम जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने सॉलिड्स की बात की थी, लेकिन हमने वहाँ एक जरूर चर्चा करते थे कि जब किसी पिंड पे कोई फोर्स हम लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, कोई तनावी बल लगाते थे, तो होता क्या था कि इंटरनली एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता था जो कि उसको प्रतिरोध करता था कि वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन उसमें किसी प्रकार की स्ट्रेन डेवलप ना हो। लेकिन यहाँ जैसे ये तरल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें विस्थापन आपको दिखाई देगा, लेकिन विस्थापन में क्योंकि आइडियल है तो कह रहा है विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं। तो जो इसी तरह के जो तरल होते हैं वो आदर्श तरल कहलाते हैं। जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आदर्श तल आदर्श तल को दबाया नहीं जा सकता है तथा उनमें पृष्ठ तनाव और श्यानता के गुण नहीं होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों, ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि आदर्श तल क्या है, तो क्या उसमें पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है, उसमें विस्कोसिटीज होती है कि नहीं होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आइडियल जो आपके फ्लूइड्स होते हैं उसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, सरफेस टेंशन नहीं होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, श्यानता, इसकी चर्चा भी हम आगे आने इस वीडियो में भी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका दिया है पॉइंट वो है व्यवहारिक तरल, जिसको रियल फ्लूइड, नाम से ही आप देख रहे हैं रियल फ्लूइड, वास्तविक तरल। वास्तविक तरल वे तरल है जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इन्हें दबाया जा सकता है तथा इनमें तल तनाव यानी कि सरफेस टेंशन तथा श्यानता के गुण भी होते हैं। आदर्श तल और रियल फ्लूइड्स, जिसको आप लोग व्यवहारिक तरल कह रहे हैं, आदर्श तरल और व्यवहारिक तरल एक दूसरे के विपरीत हैं देखा जाए तो। यहाँ पर आदर्श तरल में अधिकतर हम जो लिक्विड ना लेकर के एयर यानी गैसियस चीज़ों का कंसीडर ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एयर का बात हमेशा करी जाएगी। नेक्स्ट मित्रों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं तरल पदार्थों के गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक लिक्विड
मटेरियल के पास क्या क्या उसके पास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला आपका लिख रखा है घनत्व, दूसरा है आपका आपेक्षिक भार जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट के नाम से जानते हैं, आपेक्षिक गुरुत्व, सॉरी मिस्टेकन वहाँ पर गुरुत्व होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, श्यानता, विस्कोसिटी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की और इसके डिफिनेशन को भी आगे देखेंगे, केशिका क्रिया या केशिकत्व जिसमें कैपिलरी एक्शंस कहते हैं या कैपिलैरिटी कहते हैं, निरपेक्ष गतिक श्यानता जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के नाम से आता है, तल तनाव जिसे हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज अभी इसमें और भी हैं, लेकिन ये वो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जिसकी चर्चा हमें हमेशा करते रहना पड़ेगा और इस अध्याय में, इस चैप्टर में और आने वाले सब्जेक्ट में भी इसकी बार बार चर्चा की जाएगी। इसमें और आपके कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस होते हैं, आपका तापमान का क्या प्रभाव होना चाहिए, प्रेशर का किस तरह प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो तरल पदार्थों के जो ये गुण हैं ये आपको आपकी कॉपी में लिखने पड़ेंगे और इसमें से जो महत्वपूर्ण ये 9 आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही आएगा। 2 नंबर में 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि परिभाषित करें इनमें से किन्हीं 2 को किन्हीं 3 को, तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, तापमान तथा दाब का प्रभाव। देखते हैं क्या होता है। तापमान के साथ गैसों का आयतन बढ़ता है। हमने अभी बात कही कि जब किसी गैस के में टेम्परेचर दिया जाता है, जब उसकी हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अर्थात उनकी जो जो मॉलिक्यूल्स की स्पेस इंक्रीज कर रहे हैं, तथा ताप घटने से आयतन कम होता है। दाब बढ़ाने से आयतन कम तथा घटने से आयतन बढ़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी आपके फ्लूइड पे। देन उसके बाद आता है द्रव की बात करते हैं, तो प्रायोगिक दृष्टि से द्रवों पर तापमान तथा दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है। मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन शब्द यहाँ पर कह रहा है नगण्य प्रभाव। तो नगण्य प्रभाव होने के कारण यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं वो नेग्लिजिबल है, तो द्रव में ज़्यादा इफेक्ट हम देखने को, लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट, गैस में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन है घनत्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है घनत्व, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर, ये छात्र इसको आप ज़रूर इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। डेंसिटी जिसको मास डेंसिटी के नाम से और स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है इसकी परिभाषा के, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी संहति होती है उससे पदार्थ का घनत्व का, संहति मतलब मास, उसका कितना द्रव्यमान वो कंटेन कर ले रहा है एक यूनिट वॉल्यूम में, वो उसका घनत्व कहलाता है। इसकी घनत्व की परिभाषा कर देंगे, इसका अनुपात देखें तो क्या लिखा है m/v और इसका जो यूनिट आ रहा है kg/m³। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी छात्रों एग्जामिनेशन में जब कोई न्यूमेरिकल होता है तो डायरेक्टली वो घनत्व की बात नहीं कहता है, बट यूनिट से हमें पता करना पड़ता है कि उस द्रव का घनत्व कितना है, वाटर का कितना है, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड्स है उसका घनत्व कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी और आप न्यूमेरिकल में यूनिट को देख करके पहचानेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे आपका दे रखा है आपेक्षिक भार। आपेक्षिक भार को हम लोग स्पेसिफिक वेट के नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार आपेक्षिक भार कहलाता है, कि इकाई आयतन में वो कितना वेट कंटेन कर रहा है। वेट कंटेन कर रहा है, वेट मतलब आपको हो गया ऑब्वियस सी बात है, वेट मतलब W = m/g, मतलब मास विथ ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो ये W, कैपिटल W आप देख रहे हैं, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज इक्वल टू किसके बराबर है, कैपिटल W/v। यहाँ कैपिटल W आपका वो भार है जो कि उसके इकाई आयतन में कंटेन किया गया है, ये दैट इज कैपिटल V। और इसकी यूनिट की बात करें तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर क्यूब। पानी का जो आपका जो भार है, अपेक्षित भार देख सकते हैं तो W 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और समुद्री पानी का जो थोड़ा सा डेंस हो गया खाना, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 पॉइंट। हमें अधिकतर बात करनी पड़ती है आपके इस पॉइंट की जो कि आपका पानी का है, अपेक्षित 9.81। अपेक्षित भार तथा घनत्व में संबंध क्या है आप ये देख सकते हैं।
इसको जब कन्वर्ट किया तो स्मॉल w जो है रो और जी के टर्म में आ जाता है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ देख आपकी